कार खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। शोर 24 का, जोर 24 का। 24 पर नजर। 24 की खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट की और उसके बाद सियासत में घमासान है। विपक्षी नेताओं की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और इस मामले पर अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की वजह से बौखलाहट में है। अगर इस पोस्टर में बीजेपी के किसी नेता की फोटो होती तो उसे जेल में डाल दिया जाता। राहुल गांधी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को रावण के 10 सिरों के हिसाब से दिखाया गया है और इसी को लेकर फिर से सियासत पोस्टर वॉर में तब्दील हो रही है। Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। And just imagine for a second, एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर बनाने से कोई राम भक्त नहीं बनता, राम नहीं बनता। अयोध्या में राम का मंदिर जनता बना रही है। भाजपा के कामों की जो दशा और दिशा है वो रावण लीला तक जाती है। रावण जिस प्रकार से अपने राज्य में लोगों पर अत्याचार कर रहा था, आज वही अत्याचार सरकार महाराष्ट्र और दिल्ली में कर रही है। राम मंदिर बनाने से कोई राम नहीं बनता। अयोध्या में राम का मंदिर जनता बना रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो काम की जो दिशा और दशा है वो रावण लीला की तरह जाता है। रावण जिस तरह से अत्याचार कर रहा था उनके राज्य में लोगों में, आज वही अत्याचार आज की सरकार महाराष्ट्र में और दिल्ली में कर रही है। तो रावण कौन है ये सबको पता है। बहुत कुछ 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होगा विधानसभा का इस साल, उसको भी 24 के हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन 24 के चुनाव को लेकर बहुत से बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार अपने कामों का बखान कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी की तारीफ विदेशों में भी होने लगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भारत की विदेशी नीति की तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस के संबंधों की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने वित्तीय सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम में भारत पर बातचीत करते हुए बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत दशकों पुरानी मित्रता और सहयोग की परंपराओं को साझा करते रहे हैं। पुतिन की तरफ से भारत की तारीफ करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना मायने रखता है। रूसी राष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान को सही करार दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उनका यह कहना सही है कि भारत का नेतृत्व स्वनिर्देशित है। थरूर ने कहा कि आजादी के बाद से ही भारत आत्मनिर्देशित हो गया और चूंकि भारत ने हमेशा इस स्वायत्तता को अहम माना है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू कभी किसी गुट में शामिल नहीं। To hear that the Russian president has appreciated our foreign policy. This goes right back to the founding of our country in 1947 as an independent country, when we decided that we wanted to preserve our own autonomy, to express our own views. For 200 years, a foreign country had spoken for us on the global stage, and it was important for India and for Indian nationalist leaders, starting with Nehruji, to ensure that India kept an independent voice and independent stand in world affairs. That's why we never joined either the Warsaw Pact of the Soviet Union or the NATO CENTO alliance. मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी जीत का दावा ठोक रही है और इसको लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रिकॉर्ड तोड़ सीटों से बनेगी और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार की नीतियों से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए भाजपा बेहतर काम कर रही है और आगे भी करेगी। हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिन चेहरे के जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है,
तो अभी इंतजार करो, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई। रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिन चेहरे के जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है। तो अभी इंतजार करो, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई। रिकॉर्ड बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा खुद ही समाप्त हो रही है। जितने भी क्षेत्रीय दल थे वो सब इनसे बिछड़ गए। तमिलनाडु में दक्षिण भारत का इनका सबसे बड़ा गठबंधन टूट गया। इन्हें छोड़ दिया। इनके साथ कौन है? न देश की जनता, न ही क्षेत्रीय दल। ऐसा तो लग रहा है खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका था। आपका नाम अभी फिलहाल में ही अगर देख ले, तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया। तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई। जब स्टेटें नहीं 2019 के चुनाव में तरह तरह के वादे और दावे किए गए थे। अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी ने सभी वादे पूरे किए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो अब तक हम पूरा कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुंचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था। 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़। देश में जातिगत जनगणना को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सियासत हो रही है। नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगर राजस्थान में बनती है तो हम बिहार की तरह जातीय जनगणना कराएंगे। हम ये अवधारणा लेकर चलेंगे कि जनसंख्या के अनुरूप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराने का निर्देश दिया जाए। और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति। तो राजस्थान में बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, और इसको लेकर देश में मचा है सियासी घमासान। विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे जातीय जनगणना होनी चाहिए, लगातार कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश को एकजुट करने के बजाय उसको अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल करते हुए कहा कि जातिगत सेंसस करवाए जा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में एक रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रामाणिकता नहीं। जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया और कहा कि कई जगहों पर जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। ये काम मानवता के लिए है। सरकार के पास डाटा होना चाहिए, उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। हम कई बार मांग कर चुके हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यहाँ तो जनगणना भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि यहाँ तो जनगणना ही नहीं हो रही, जातीय जनगणना की तो बात ही क्या। और इस तरह के बयानों को लेकर लगातार देश में
सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता। वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जहां भी हमारी सरकार बनेगी हम जातीय जनगणना कराएंगे। होना ही चाहिए। पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार जब सियासत होने पर आए तो हवाओं पर, मिट्टी पर, पानी पर भी होती है और एसवाईएल के नहर को लेकर तो लगातार हरियाणा पंजाब में सियासी माहौल गर्माता रहा है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में लगातार बयान सामने आ रहे हैं इस मामले को लेकर, एसवाईएल के मामले को लेकर। पंजाब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि एसवाईएल के मसले पर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के स्टैंड को कमजोर किया है, कोर्ट में अपना कमजोर स्टैंड रखा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि आपने अपना स्टैंड साफ न कर दोगलापन दिखाया। तो आम आदमी पार्टी दी कारगुजारी ते आम आदमी पार्टी दे पिछोकड़, इन्हां दोनों नूं जे मिला के देखिए ते जे अज एसवाईएल मसले दे अंदर सुप्रीम कोर्ट दे अंदर जो पंजाब दी नमोशी हुई है, और आम आदमी पार्टी भी एसवाईएल को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया और कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे। अनुराग ढांडा ने कहा कि समाधान की जगह केवल इस मामले पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं, कांग्रेस के नेता पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं, बीजेपी के नेता पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं एसवाईएल के मुद्दे। मुझे तो लगता है कि 2019 में जब मोदी जी हरियाणा में ये भाषण देके गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है हमारे हक का पानी बह करके, लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि 65% हिंदुस्तान के हक का पानी जो पाकिस्तान बह के जा रहा है उसको रोकने की किसी ने बात की है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। मुझे तो लगता है और एसवाईएल को लेकर मचे संग्राम के बीच, घमासान के बीच दरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का भी बयान सामने आया। चौधरी रणजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी 200% मिलेगा। इससे पहले भी हरियाणा बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से इसको लेकर बयान सामने आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के आगे सब उड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पंजाब हरियाणा हमारा आपस का भाईचारा है। हम एक ही स्टेट से बाइफरकेट करके 66 में अलग अलग बने, तो हमें रिस्पेक्ट करके इस फैसले को पंजाब गवर्नमेंट में गुड सेंस प्रिवेल करे, तो वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करे, आपस में दोनों स्टेट में बैठ के इसे ख़त्म कर लें। अब नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि ये हफ्तों और महीने की बात है। इसमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट अपने जो उन्होंने बड़ा ताकीद कर दिया, उसे शब्द को दोहराने की जरूरत नहीं। सब आप लोगों ने सुना है, देखा है। ये फैसला तो लागू होगा। अब तो 200% ये मान के चले कि पानी हरियाणा को मिले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एसवाईएल को लेकर और हरियाणा पंजाब का सियासी माहौल इस बात को इशारा कर रहा है कि 2024 में एसवाईएल का मुद्दा फिर से गरमाने वाला है। चुनाव के दौरान एसवाईएल को लेकर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से हमेशा भागते देखे गए हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा को हर हाल में पानी मिलना चाहिए। समय समय पर गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ चिंता तोड़ करके वो सुप्रीम कोर्ट से भी भागती है। मैंने तो आपको पता, वो रात को मैंने स्टेटमेंट दी थी जिस दिन ये बात आई थी, कोर्ट के जो कमेंट्स आए थे। तो हमारे को एक तरफ हम कई बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ बात बोलता है फिर भागते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम बॉडी, उसका सम्मान करते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे उसको सभी स्टेटों को, दोनों स्टेटों को मानना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा आरक्षण के विरोध में है। कोर्ट
का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस का हेड काउंट कराया था, जिसमें पाया कि ओबीसी 43% है। क्या भाजपा नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक है? आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर? तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। तो उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ किसका बनेगा गढ़, ये सवाल उठ रहा है और इसी बीच सियासी संग्राम में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो काम छत्तीसगढ़ में हुए हैं उससे लोगों में काफी उत्साह है। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए, कांग्रेस के कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हर जगह जहाँ भी हमारा शीर्ष नेतृत्व पहुंचा है, चाहे राहुल जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, हर जगह लोगों में बेहद उत्साह मिला है और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है, लोगों में इतना शौक है, इतना उत्साह है उस काम के प्रति और हमारे नेताओं का वो स्वागत। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल में हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि घोटालों की पार्टी है आप, ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, अब खुद भ्रष्टाचार में डूब गई। देखिए, घोटालों की बात पार्टी है आप, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेके सत्ता में है। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि 2014 में कांग्रेस की हार हुई थी, इसका कारण था जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ये 2014 में केंद्र सरकार क्यों गई थी? 2014 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में क्यों गई थी? अब बताओ ना क्यों गई थी, उसके क्या कारण थे? जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन तीनों चीजों को लेकर के हरियाणा में और केंद्र में सरकार गई थी ना। क्या वो तीनों चीजों को लेकर के जो लोग काम कर रहे थे, जिनके ऊपर इल्जाम थे बड़े बड़े, क्या वो बदल गए? क्या वो चले गए? क्या वो धरती पर नहीं रहे? वो यूं का यूं, वो ये घोड़े वही मैदान, लोगों को बहकाने के सिवाय कुछ नहीं है। लोगों को बहका लो, भाई हमारी सरकार आएगी। अब इन जनों पूछ ला, अगर ये मुख्यमंत्री ना बने तो क्या आने के हैं ये? हरियाणा में इस बात से सभी वाकिफ हो चुके हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे चौधरी विजय सिंह जेजेपी से हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं चाहते। और एक बार फिर हिसार से बीजेपी सांसद विजय सिंह ने जेजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि जेजेपी की वजह से बीजेपी का नुकसान हो रहा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जेजेपी के साथ गठबंधन जो है, यदि ये चुनावी गठबंधन बन जाता है तो ये पार्टी के लिए ही घातक है। तो इसमें यह नहीं है कि कोई उचाना की असेंबली सीट या हिसार की लोकसभा सीट का सवाल है। ये पूरे के पूरे हरियाणा में जो बीजेपी है उसकी शक्ति किस प्रकार से घटा रही है जजपा के साथ ये जो गठबंधन है, ये उसके बारे में है। तो पार्टी को इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। और ये बात हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है
जेजेपी से, चाहे असेंबली की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो बयान था रैली के दौरान, उन्होंने दिया था कि जेजेपी के साथ अगर बीजेपी का गठबंधन रहा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इसको लेकर बीजेपी के बहुत से नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वीरेंद्र सिंह खुद समझदार हैं। उन्होंने कहा कि उनको मनाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बड़े ज्ञानी हैं। और लगातार इस तरह के बयानात दूसरे मंत्रियों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। बाकी कुछ ये कहते हैं कि ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अभी गठबंधन में सरकार चल रही है। बीजेपी में समझने की जरूरत है, मनाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी देश के हित में व्यक्ति काम है, ये पारिवारिक नहीं है, ये आम लोगों की पार्टी है। चौधरी वीरेंद्र खुद समझदार है, पुराने राजनीतिक है और मेरे पुराने संबंध भी हैं, वो समझदार है। उनको मना न कहे, खुद ज्ञानी आदमी, ज्ञानी ब्राह्मण है बीजेपी में। तो मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी ब्राह्मण है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी वीरेंद्र सिंह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोई भी पार्टी इस बात पर नहीं चलती कि मेरी बात मानी या मेरी बात नहीं मानी। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वीरेंद्र सिंह काफी सुलझे हुए नेता हैं, पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। किसी एक के कहने से कोई फैसले थोड़ी होते हैं पार्टी में। देखिए, मेरा ये मानना है, हमारे दोस्त हैं वीरेंद्र सिंह, इतनी बड़ी पार्टी के फैसले इस बात पे नहीं हुआ करते कि एक आदमी कह दे कि मेरे अगर ये नहीं करा तो मेरे कहने से, अगर ऐसे पार्टी करेगी तो देश नहीं चलता, पार्टी नहीं चला करेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये कंडीशन ठीक से नहीं थी, बहुत सुलझे हुए आदमी पता नहीं कैसे कह दिया। देखिए, मेरा ये मानना है, हमारे दोस्त। तो बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो समझदार आदमी है, पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और किसी एक के कहने से थोड़ी पार्टी के फैसले होते हैं। आपको याद होगा कि जेजेपी नेताओं ने यह कहा था कि हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सबूत लेकर आए, वरना कोर्ट में मुलाकात होगी, कोर्ट में सामना होगा। उस पर बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि लोग जेजेपी को घसीटने के चक्कर में हैं, लोगों की अदालत इनके लिए बंद हो चुकी है। लोग उनको घसीटने के चक्कर में हैं। अब ठीक है, अब कोर्ट में सत्ता पक्ष जब जाने की बात करें ना, जो सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी हो किसी की, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका लोगों के बीच में प्रभाव खत्म हो चुका है। अन्यथा ये तो वो लोग हैं जिनको ये कहना चाहिए था कि हम लोगों की अदालत में देखेंगे, लेकिन अब लोगों की अदालत तो इनके लिए बंद हो चुकी है। तो ये कोर्टों की बात करते हैं, वो कोर्ट्स में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, वहाँ जो जवाब होगा वहाँ देंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात होगी यदि एक औपचारिक ढंग से कोर्ट में भ्रष्टाचार और मनरेगा के बकाया पैसों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पिछले दरवाजे से भागने के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कभी भी पश्चिम बंगाल को बकाया से वंचित नहीं किया गया। इसके लिए पिछले 9 साल के आंकड़े देख लीजिए। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के जिलों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के कोष में उपयोग में जो विसंगतियां हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। राज्य सरकार जिनको धरने में बैठे हो, जनता का कोर्ट का दरवाजा बंद किए हो, राज्यपाल भवन का आम जनता के लिए हो तो उनका भवन बंद किए हो, ये तो एक तो कानून का उल्लंघन भी है। ये तो बहुत शर्म की बात है। टीएमसी को शर्म करना चाहिए। आज क्या आप बोल रही है, उनको बोल रही थी मिलने के लिए आप आई? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं उस दिन भी 2.5 घंटा बैठी रही थी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जमकर के लूट। तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय वंचना के आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति के बाद राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के कई लोग केंद्रीय लाभ के हकदार थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। जांच का जो कानून था वो तो बता दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके अंदर तो पिछले नरेंद्र तोमर जी से लेकर गिरिराज सिंह तक 19, 20, 21, 22 4 साल इतना खत लेटर ये लोग भेजा है, उसका अमल नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया। मंत्री जी ने बताई आज संत साध्वी निरंजना ज्योति जी, ये
कोर्ट में अपील है, अपील के अंदर कुछ आदेश होगा तो तुरंत हम लोग सीबीआई लगा देंगे। उसका साथ साथ भी स्पेशल ऑडिट का हम लोग मांग किया, वो लोग भी कंसीडर कर रहा है, स्पेशल ऑडिट भी करके। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करेंगे। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।